सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2.0 का सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में आपको वही सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे और पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सामान्य विज्ञान की कहीं से भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से लगातार सामान्य विज्ञान का, बिहार स्पेशल का, सामान्य हिंदी का क्लासेस लगातार और जीके का क्लास लगातार चल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ ही साथ चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड होता है आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है, जिस कारण आप वीडियो को तुरंत देख लेते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक कहने का मतलब है कि अधिक होता है, कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक जो है अधिक होता है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बैगनी का। बैगनी का अब यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाली बात है कि यहाँ पे अपवर्तनांक पूछ रहा है सर्वाधिक का, की तो बैगनी का हो जाएगा। और सर्वाधिक अपवर्तनांक जो सबसे कम होता है वो आपका लाल का हो जाता है। वहीं पे आपके सर्वाधिक प्रकीर्णन की बात करें, प्रकीर्णन आएगा तो प्रकीर्णन, सर्वाधिक प्रकीर्णन लाल का हो जाएगा। वही सबसे कम प्रकीर्णन जो है बैगनी का हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगधर ज़्यादा होती है। तो आपको पता होगा कि सबसे तरंगधर जो है एक्स किरणें, यानी कि एक्सरे जो बोलते हैं, आपको हड्डी वड्डी टूटने पर एक्सरे किरण होता है तो उसका विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे ज़्यादा होता है। और एक और बात, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, गर्भवती, उनको जो होती है तो उनको एक्सरे बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे खतरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात होता है। सबसे पहले ज्ञात किसने किया था प्रकाश की चाल सबसे पहले, तो किस महोदय ने ज्ञात किया था वो आपको बताना है। तो रोमर महोदय ने। रोमर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी वस्तु में आपको कहाँ रखा जाता है वो आपको बताना है। तो लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है। जब यह प्रकाश जो है, यहाँ आप समझिएगा, जब यह प्रकाश वायु से, एक यहाँ पे कांच है, कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंगधर कैसा होता है वो आपको बताना है। तो उसका दोस्तों तरंगधर जो है घट जाता है। जब आप किसी प्रकाश को कांच में मारेंगे तो उसका क्या होता है, उसका लाइट जो है, तरंगधर जो है घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पूर्व आर्थिक परावर्तन होता है तब प्रकाश कहा जाता है। अब पूर्ण आर्थिक परावर्तन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन रिपीटेड है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो वो आपको बताना है। तो जब हीरे से कांच में प्रवेश करता है, जब हीरे से कांच में प्रवेश करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। या हीरे का चमकना क्या होता है, आपका ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि हीरे का चमकना कौन सी की परावर्तन है, तो जो है आपका आंतरिक परावर्तन आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रकाश का जो तंतु है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है वो आपको बताना है। तो यह आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका राइट आंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और अगला क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। अब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा बदलता है वो आपको बताना है। तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन है, यह आपका सौर सेल होगा। सौर सेल में क्या होता है, सौर सेल में क्या होता है, एक सोलर लाइट लगा रहता है, ऐसे पैनल रहता है। तो पैनल क्या होता है, सौर प्रकाश, यानी कि सौर से प्रकाश करता है और यह प्रकाश किस में बदलता है, यह प्रकाश आपका विद्युत में बदल जाता है, लाइट में बदल जाता है, तो आपका सौर सेल हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र माने क्या होता है आपको पता ही होगा, जस्ट मैंने बताया था कि एक साइकिल होता है, साइकिल के एक पहिए में एक डायनोमो लगा रहता है। तो जब साइकिल चलता है तो ये कहता है यहाँ पे चक्का इसका डायनोमो का नसते रहता है, तो यह आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया। तो यांत्रिक ऊर्जा को बदलकर एक लाइट, यहाँ पे आगे लाइट लगा रहता है, लाइट जलता है तो विद्युत में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा डायनोमो हो जाएगा। यानी डायनोमो क्या हो गया, यांत्रिक से कन्वर्ट करके विद्युत में कन्वर्ट कर देता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। तो सूर्य के केंद्र का ताप आपका 1.10⁷ केल्विन होता है। कितना होता है? 1.5 × 10⁷ केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है। तो सूर्य के केंद्र का दाब आपका होता है 2.10⁶ न्यूटन वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2 × 10⁶ टन न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि परमाणु रिएक्टर आधारित है। तो परमाणु रिएक्टर किस पे आधारित है? तो परमाणु आपका बम होता है। परमाणु बम तो नाभिकीय विखंडन, विखंडन माने विखंडित होना, टूट जाना। तो आप ठीक याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर या फिर नाभिकीय बम। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय बम को करेंगे तो क्या होता है, जब बम फटता है तो क्या होता है, विखंडन होता है, खंडित होता है। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिएगा और आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु बम आधारित है। तो परमाणु बम किस पे आधारित है वो आपको बताना है। तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन जस्ट मैंने ऊपर पढ़ा था। परमाणु बम फटेगा तो विखंडित हो जाएगा। तो कौन सा? तो अनियंत्रित होकर होगा, कोई नियंत्रित हो ही रहेगा कि हाँ इतने ही दूर में फैलेगा, इतने ही दूर में जाएगा बम फटेगा। ठीक है, तो अनियंत्रित है, किसी को भी रोक में नहीं है। तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि हाइड्रोजन बम आधारित है। अब यहाँ पर वो नाभिकीय विखंडन था, नाभिकीय बम था, यहाँ पे हाइड्रोजन बम है। ठीक है, तो यह आपका संलयन के कारण होता है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय उसका नाभिकीय संलयन हो जाएगा, यानी कि 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय बम ऊपर वाला क्या था आपका? परमाणु बम। तो परमाणु बम बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में होता है। और नाभिकीय हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बहुत क्या होता है, संलयन होता है। तो इसका आप लोग संलयन मारिएगा। विखंडन में परमाणु बम, संलयन में आपका हाइड्रोजन बम। बात समझ रहे? चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होता है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम किसका अर्धचालक होता है? तो चतुर्थ संयोजी का होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था। तो पॉजिट्रॉन का खोज जो है आपका एडर्सन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एडर्सन। 1 कूलम आवेश बराबर होता है। 1 कूलम आवेश किसके बराबर होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। अब किसी तार की प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगी? मान लीजिए कि एक यहाँ से करंट यहाँ तक जा रहा है, तो इसका प्रतिरोध जो है इसकी किस पर निर्भर करेगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह निर्भर आपका पदार्थ पर पड़ेगा कि कैसा उसका मटेरियल है, पदार्थ पे करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1 वाट घंटा बराबर होता है 19 नंबर। 1 वाट घंटा बराबर होता है तो किसके बराबर होता है वो आपको बताना है, 19 नंबर का। तो 19 का दोस्तों आपका 3 × 10⁻³ जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। तो मैक संख्या का किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? तो विमान के लिए। किसके लिए? विमान के लिए, हेलीकॉप्टर वगैरह के लिए मैक संख्या का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक बैटरी में जो उसका पानी रहता है या फिर कैसे करंट सप्लाई होता है वो आपको बताना है। तो 21 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बैटरी में जो पानी होता है तो उसी से करंट आपका बनता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है। अब मान लीजिए कि आपका ये क्या है, ये आपका आँख है। ठीक है, अब आपका आँख है ये। अब ये किसी वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है आपका, एक कोई भी किताब रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी किताब रखा हुआ है, मान लीजिए किताब है। तो इसको स्पष्ट रूप से हमको देखने के लिए कितने सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है, यानी कितने सेंटीमीटर रहेगा जो हम स्पष्ट दूरी देख सकते हैं। तो दोस्तों यह आपका 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर। यानी कि स्पष्ट आपको देखना है, पूरी क्लैरिटी के साथ देखना है। तो किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी से आप पूरा क्लैरिटी HD में आप एक बोल सकते हो, देख सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था। अब यहाँ पे आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है कि प्रकाश में क्या होता है, तरंगधर होता है। तो इस सिद्धांत को किसने बताया था वो आपको बताना है। तो 23 का आपका हाइगेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइगेंस महोदय ने बताया था। अच्छा, आपका एक इंद्रधनुष में किस रंग का
विक्षेपण अधिक होता है। आपको क्वेश्चन करना है कि इंद्रधनुष कब बनता है, तो इंद्रधनुष आपका कब बनता है कि जब बारिश होता है उस समय इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष में आपका कितने कलर होता है, तो इंद्रधनुष आपका टोटल जो है 7 कलर के बनता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है, बैगनी से स्टार्ट होता है, तो बैगनी, नीला, हरा, लाल, पीला। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि सबसे अधिक किसका रंग का विक्षेपण होता है, तो यह दोस्तों आपको पता होगा कि लाल रंग का सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है। किस रंग का, लाल रंग का, और बैगनी का सबसे कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं ऊपर में, ऑप्शन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे लाल दिया हुआ है, तो लाल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी के ऊपर तेल का परत जो है क्या लिखा हुआ, चमकना उदाहरण है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पानी है। ठीक है, अब पानी है तो पानी में देखते हुए कहीं किचन साफ करते हुए अगर बेसिन में, तो आपका तेल गिर जाता है, तो क्या करता है, या फिर पानी आप गिलास लीजिए, हल्का 1 ड्रॉप तेल डाल दीजिए, या फिर आप पानी में क्या करते हैं, नाला में आप मट्टी तेल डालते हैं, तो क्या होता है, उसका ऊपर का परत जो है चमकने लगता है। तो किस कारण से चमकता है वो आपको बताना है। तो यह जो है व्यक्तिकरण के कारण आपका चमकता है। ठीक है, व्यक्तिकरण के कारण आपका जो है चमकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की पावर होती है। अब धूप का जो चश्मा होता है उसका पावर जो आप यूज़ करते हैं, तो कितने डायोप्टर का होता है वो आपको बताना है। तो वो दोस्तों आपका 0 डायोप्टर का होता है। ठीक है, कभी भी आप चश्मा बनाने जाओ तो आप उससे लेंस वाले से पूछ लो कि कितना डायोप्टर का है। ठीक है, हमको नहीं लगता है कि बढ़िया शॉप में जाने से वो मतलब वो भी बता भी पाएगा, छोटे मोटे दुकान जाने से। ठीक है, चलिए, क्योंकि उसको चश्मा बेचने से मतलब होता है, कोई भी डायोप्टर वोप्टर से मतलब नहीं था। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर बता सकता है, डॉक्टर के मेडिकल शॉप से लोगे तो बता देगा कि हाँ आप ले रहे हो तो कौन सा लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में अब प्रकाश का विसरण क्या होता है, फैलने लगता है ऐसे ऐसे, तो उसका क्या कारण है वो आपको बताना है। तो आपका धूलकण के कारण क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पास्कल किसका इकाई है। पास्कल जो है किसका इकाई है वो आपको बताना है, तो दाब का इकाई है। यह क्वेश्चन, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपका आएगा इकाई के बारे में। ठीक है, इकाई के बारे में आपका क्वेश्चन आता है। तो पास्कल किसका इकाई है, तो दाब का इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए निम्नतर होगी। तो प्रकाश मान लीजिए कि यहाँ से जा रही है, प्रकाश यहाँ से फैल रही है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे तो जाके यहाँ पे निम्न हो जाएगी, यानी कि सबसे कम हो जाएगा 29 नंबर। तो यह होगा कांच हो जाएगा। जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि कांच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पर सूरज है और यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर इसका रोशनी जो है किस तरह से पहुंचती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, किसके माध्यम से, विकिरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अभी तक 30 क्वेश्चन देख लिया है, 10 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं। 10 क्वेश्चन बचने से पहले आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से आपको लगातार सक्षमता परीक्षा की तैयारी कराया जा रहा है। वीडियो का आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपको गलत बात है। इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा आपको दायित्व बनता है कि वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आप ही को फ़ायदा होगा कि जैसे हम लोग लाइव क्लास लेके आते हैं तो आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है। ठीक है, तो इतना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी एक दायित्व बनता है कि चैनल को फैमिली को आपको बनाना है सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का क्या मतलब होता है, फ्रिज होता है। ठीक है, तो फ्रिज में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, उसमें देखिएगा कि थर्मोस्टेट लगा रहता है, तो उसका कार्य क्या होता है वो आपको बताना है। तो उसमें क्या होता है, थर्मोस्टेट का काम होता है कि एक समान ताप को बनाए रखना। ठीक है, अब यहाँ पे एक उसका वॉल्यूम लगा रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है जो 3, 4, 5 या फिर जो है समर का फिर विंटर का लगा रहता है, तो उसको फ्रिज जब वहाँ पे आप सेट कर दीजिएगा तो एक समान ताप को बनाए रखेगा, यानी कि टेम्परेचर को बनाए रखता है। उसको थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट मतलब एफ। तो शुद्ध जल यानी कि प्योर शुद्ध जल कहाँ का होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आएगा कि शुद्ध जल कहाँ से होता है, शुद्ध जल कैसे मिलेगा। तो वर्षा का जल को हम लोग शुद्ध जल मिलते हैं। वर्षा का जल किसी माध्यम पर, अगर मान लीजिए कि बारिश हो रहा है, अगर ज़मीन पर गिर गया तो दूषित हो गया। अगर डायरेक्ट आप उसको कैच करके पी लेते हैं तो वो क्या होता है, शुद्ध जल होता है। लेकिन वर्षा का पानी से कभी भी आपका प्यास नहीं बुझेगा। यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। शुद्ध जल कौन होता है, तो वर्षा का जल। क्या वर्षा का जल पीने से हमको प्यास बुझ जाता है, तो बिल्कुल नहीं बुझता है। ठीक है, तो इसमें शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, तो 32 नंबर आपका क्या हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है। अब केल्विन माने के, तो केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक, जो बर्फ कितना पर डालेंगे उसे गलनांक हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा 273 केल्विन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। अब ध्वनि का वेग जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो आपका इस्पात में होता है। अब मान लीजिए कोई इस्पात है, यहाँ पर मारिएगा टन दिया बजेगा, ठीक है। या फिर घंटी ले लीजिए, कोई भी स्टील का ले लीजिए, मारिएगा बजेगा टन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ध्वनि का आपका वेग होता है, ठीक है। ध्वनि का सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, इस्पात में होता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। तो ध्वनि का वेग अभी यहाँ पे पूछ रहा है, तो ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पे होगा, तो ये आपका ठोस में होता है। कोई भी ठोस पदार्थ में मारेंगे तो टन दिखा बजेगा, बारिश से वेग सर्वाधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव कान में कितने दिन तक रहता है, कितने समय तक रहता है। अब मान लीजिए कि आपका ये कान है, ठीक है, ये आपका कान है। कोई यहाँ से आपको मान लीजिए कि ये क्या हुआ, कोई भी आपको साउंड किया, ठीक है। तो आप कोई भी आवाज़ देता है तो आपके कानों तक कितने सेकेंड तक वो आवाज़ सुनाई देता है, वो आपसे पूछ रहा है। तो 36 का आपका हो जाएगा कि 1/10 सेकेंड में, ठीक है। यानी कि आपको जो आवाज़ सुनाई देता है, जहाँ पे हम बोल रहे हैं, तो आपको कानों में मात्र 1/10 सेकेंड के लिए ही आवाज़ रहेगा, उसके बाद संदिग्ध गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो इस सेट में हम लोग 36 क्वेश्चन देखें। 36 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।